द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट में स्वागत है छात्रों। और मैं सागर पांडे। पिछली कक्षा में हम लोग वायु प्रदूषण के विषय में अध्ययन कर रहे थे और वायु प्रदूषण किन किन कारणों से होता है। वायु प्रदूषक के कारणों से ही वायु प्रदूषण होता है, किंतु वायु प्रदूषक किस आधार पर कैसे उत्पन्न होते हैं। प्राकृतिक आधार पर प्राकृतिक वायु प्रदूषक हम लोगों ने देखा और हम लोग कल मानव जनित वायु प्रदूषक पढ़ रहे थे। मानव जनित वायु प्रदूषक में हम गैसीय प्रदूषक का अध्ययन किए कल हम लोग। किस प्रदूषक बच्चों? गैसीय प्रदूषक का, जिसमें हम मीथेन गैस की चर्चा किए। मीथेन गैस कहाँ कहाँ से उत्सर्जित होती है इसकी चर्चा किए। क्लोरीन गैस की चर्चा किए, CO2 गैस की चर्चा किए, ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों की चर्चा की। कल हम गैसीय प्रदूषक की चर्चा कर चुके थे। आज हम मानव जनित या मानव क्रियाकलाप से कणकीय वायु प्रदूषक की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे बच्चों? कणकीय वायु प्रदूषक की। कणकीय वायु प्रदूषक। कल हम गैसीय वायु प्रदूषक की चर्चा किए थे। आज हमारा मानव जनित में कणकीय वायु प्रदूषक की चर्चा होगी। कणकीय वायु प्रदूषक को पार्टिकुलेट का मतलब कणकीय, एयर वायु, पॉल्यूटेंट्स। कणकीय वायु प्रदूषक, पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट्स अर्थात कणकीय वायु प्रदूषक कहलाएगा। कणकीय वायु प्रदूषक होता क्या है? प्रश्न है कि कणकीय वायु प्रदूषक है क्या या कणकीय वायु प्रदूषक क्या है? तो कणकीय वायु प्रदूषक ठोस तथा तरल, ठोस और क्या? तरल बूंदों का सम्मिश्रण होता है। क्या होता है बच्चों? सम्मिश्रण होता है। अर्थात जो कणकीय वायु प्रदूषक है ये ठोस रूप में, कण के रूप में होता। जब कोई चीज दहन करती है, जलती है, तो उससे छोटे छोटे बहुत नन्हे कण भी निकलते हैं और बड़े कण भी निकलते हैं। जो छोटे छोटे बहुत से कण होते हैं वो बहुत ऊंचाई तक वायुमंडल में आते हैं और जब जितने ज्यादा धरती से वायुमंडल की ऊंचाई जाएंगे उतना ही तापमान में गिरावट आती है। और ऊंचाई पर जाने पर जब तापमान कम होता है तो वहां जलवाष्प की मात्रा रहती है। जलवाष्प मतलब तापमान कम होने पर तरल पदार्थ, तरल का मतलब है जलवाष्प, नमी होती है और दोनों आपस में मिल जाते हैं। और वही कहा गया है कि कणकीय वायु प्रदूषक ठोस तथा तरल बूंदों का सम्मिश्रण होता है। यह प्रश्न पूछा गया है बच्चों कि कणकीय वायु प्रदूषक क्या है। तो प्रश्न दिया गया था ठोस तथा तरल का सम्मिश्रण। सिर्फ ठोस, सिर्फ तरल, इनमें से कोई नहीं। तो हम आंसर क्या लगाएंगे? ठोस तथा तरल का सम्मिश्रण। तो कणकीय वायु प्रदूषक ठोस तथा तरल बूंदों का सम्मिश्रण होता है। कणों के आधार पर आगे बढ़ेंगे। कणों के आधार पर प्रदूषक को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। निम्न भागों में बच्चों, निम्न भागों में विभाजित किया गया है। अर्थात अगर हम कण की चर्चा करें, कण छोटे भी होंगे, कण बड़े भी होंगे। कुछ कण हमें वायु में उड़ते हुए दिखाई भी देते हैं और कुछ ऐसे नन्हे कण होते हैं जिन्हें हम कभी देख नहीं पाते। इसलिए कणकीय वायु तो है, कणकीय भाग वायु में प्रदूषक का काम करेंगे, किंतु कणों के आधार पर हम प्रदूषक को विभाजित करते हैं, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से बहुत ज़्यादा ही प्रश्न आता है। तो कणों के आधार पर प्रदूषकों को निम्न भागों में बांटा गया है। सबसे पहला
कण के आधार पर अगर कोई प्रदूषक की बात करें तो सबसे पहला प्रदूषक अगर चर्चा किया जाए तो एरोसॉल। कौन सा बच्चों? एरोसॉल। एरोसॉल कण के वायु प्रदूषक है। एरोसॉल बहुत ही छोटा कण होता है, अर्थात जिन कणों का आकार 1 माइक्रोन से लेकर 10 माइक्रोन के मध्य होता है। जिन कणों का आकार 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के बीच होता है उन्हें ही, जिन कणों का आकार 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के मध्य होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसे हम एरोसॉल कहते हैं। क्या बोलते हैं? एरोसॉल। तो एरोसॉल क्या है? ये कण है, वायु के साथ उड़ता रहता है। एरोसॉल वायु में उड़ने वाला एक वायु प्रदूषक है जिसका आकार 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के मध्य होता है। तो वह कण जिसका आकार 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के मध्य होगा उसे हम क्या बोलेंगे? एरोसॉल। उसे क्या बोलते हैं बच्चों? उसे हम एरोसॉल कहते हैं। फिर मस्तिष्क में प्रश्न आता है कि एरोसॉल बनता कहां से है, इसकी उत्पत्ति कहां से होती है? एरोसॉल क्या है? हम लोगों ने सीखा कि वायुमंडल में उड़ने वाले वह प्रदूषक कण के रूप में जिनका आकार 1 माइक्रोन से लेकर 10 माइक्रोन के बीच में होगा, उन्हीं कणों को हम एरोसॉल कहेंगे। फिर प्रश्न आता है कि इनकी उत्पत्ति होती कहां से है? एरोसॉल की उत्पत्ति होती कहां से है? अगर हम बात करें एरोसॉल की उत्पत्ति की बच्चों, तो एरोसॉल की उत्पत्ति की बात किया जाए, ताप बिजली घरों से। कहां से उत्पत्ति होती है? ताप बिजली घरों से उत्पत्ति होती है इसकी। ताप विद्युत, ताप बिजली घरों का मतलब कोयले से बनने वाले बिजली घरों से। तो जब कोयला जलेगा तो उससे धुआं निकलेगा और जलते समय धुएं के साथ छोटे छोटे नन्हे और बड़े बड़े कण निकलते हैं। तो एरोसॉल निकलता कहां से है? प्रश्न आता है, विकल्प में रहता है क्या? ताप बिजली घरों से। उसके बाद कहां से निकलता बच्चों? जीवाश्म ईंधन से। जीवाश्म ईंधन से भी क्या निकलता है? एरोसॉल। लकड़ियों के जलने से, ईंधन के जलने से, लकड़ी के जलने से, पेट्रोलियम के जलने से, इन सब चीजों के जलने से क्या निकलता है? एरोसॉल्स, जीवाश्म ईंधन। और कहां से निकलता है? स्वचालित मोटर वाहनों से। स्वचालित मोटर वाहनों से निकलता है बच्चों। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न आता रहता है कि एरोसॉल की उत्पत्ति कहां से होती है? ताप विद्युत या ताप बिजली घरों से होती है बच्चों, जीवाश्म ईंधन के जलने से। अब यहां जीवाश्म ईंधन की बात है तो जीवाश्म ईंधन में हम पेट्रोलियम की बात कर लेंगे, जीवाश्म ईंधन में हम लकड़ियों की चर्चा कर लेंगे, जीवाश्म ईंधन में हम डीजल पेट्रोल की चर्चा कर लेंगे। तो ये सब क्या होंगे? जीवाश्म ईंधन। और जब हम डीजल या पेट्रोल जलाते हैं लकड़ियों पे डालकर या कहीं डालकर या तेजी से जलता है तो क्या होता है? बहुत ब्लैक सा काला काला धुआं उड़ता है। जो धुआं होता है उस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ETC अन्य गैसें ऊपर चली जाती हैं, साथ साथ उसके बहुत नन्हे कण उत्पन्न होते हैं, उड़ते रहते हैं। उन्हें क्या कहा गया? एरोसॉल। लेकिन वह कण जिनका आकार 1 माइक्रोन से लेकर 10 माइक्रोन के बीच में होगा। शर्त यह है। अब फिर प्रश्न बार बार मैंने आपसे कहा कि एरोसॉल की उत्पत्ति को लेकर बहुत प्रश्न आए हुए एग्जाम में। तो एरोसॉल की उत्पत्ति कहां होती? ताप विद्युत घरों से, जीवाश्म के ईंधन से, स्वचालित मोटर वाहनों से। फिर हम बात करेंगे एरोसॉल की विशेषता पर। क्या बात करेंगे बच्चों? एरोसॉल की विशेषता पर। इसकी विशेषता क्या है? एरोसॉल की विशेषता क्या है? एरोसॉल अगर कहा जाए तो एरोसॉल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या बच्चों अप्रत्यक्ष रूप से। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न अगला आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा यहां से प्रश्न आते हैं।
एरोसाल पहला, इसकी विशेषता क्या है? तो पहला, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जलवायु को प्रभावित करता है। जलवायु को क्या करेगा बच्चों? प्रभावित करता है। कौन करता है जलवायु को प्रभावित? दिखे या ना दिखे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एरोसाल जलवायु को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। कैसे? यह वायु में हानिकारक रेडिएशन को ग्रहण करता है। यह वायु में क्या करेगा? हानिकारक रेडिएशन को ग्रहण करता है। यह वायुमंडल में क्या करेगा? हानिकारक रेडिएशन को ग्रहण कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं या ग्रहण करते हैं। कौन ग्रहण करता है बच्चों? एरोसाल। पहला प्रश्न है कि क्या एरोसाल जलवायु को प्रभावित करता है? यस, यह जलवायु को प्रभावित करेगा, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से। ये करेगा क्या कि वायु में हानिकारक जो रेडिएशंस होते हैं उनको एरोसाल्स क्या करेगा? वायु में ग्रहण कर लेगा। और ग्रहण करके क्या करता है? बादलों के चक्र को, चक्र मतलब उसके जीवन चक्र को प्रभावित करता है। क्या करता है? प्रभावित करता है। कौन करता है प्रभावित बादलों के चक्र को? तो बादलों के चक्र को प्रभावित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? एरोसाल्स। कौन जिम्मेदार है बच्चों? एरोसाल्स। बादल का चक्र टूट जाता है। बादल के बनने और वर्षा कराने के चक्र में बदलाव लाता है कौन? एरोसाल्स। अगर वायुमंडल में एरोसाल अधिक होता जाएगा तो जब एरोसाल्स अधिक होगा तो हानिकारक रेडिएशन को ग्रहण करेगा, टेम्परेचर को एरोसाल्स ग्रहण करेगा। जब बादल एरोसाल के क्षेत्र में वायुमंडल में बादल आएगा वर्षा ऋतु वाला, तो उस टेम्परेचर या रेडिएशन से बादल टूट जाएगा, टुकड़ों टुकड़ों में टूटने लगेगा धीरे धीरे। इससे बादलों का जीवन चक्र प्रभावित हो रहा है। जब बादलों का जीवन चक्र प्रभावित होगा, अच्छे ढंग से वर्षा नहीं होगी, जहां वर्षा होनी चाहिए वहीं वर्षा नहीं होगी, और जहां नहीं होनी चाहिए वहां वर्षा होगी। जिस प्रकार से हम 2-3 वर्षों में लगातार देख रहे हैं ऐसा परिवर्तन, तो यही तो है बादलों का जीवन चक्र का परिवर्तन। उसको प्रभावित करके वर्षा में प्रभावित होगा, बाढ़ क्षेत्र में प्रभावित होगा। तो क्या हो रहा है? यही तो जलवायु परिवर्तन है, यही तो जलवायु प्रभावित है। अर्थात एरोसाल का सबसे बड़ा प्रभाव क्या होगा कि यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जलवायु को प्रभावित करेगा। और एरोसाल वायु में होगा, बहुत छोटा कण होता है, 1 माइक्रोन से लेकर 10 माइक्रोन के बीच, और वायु में हानिकारक रेडिएशन को ये ग्रहण करेगा, और वही रेडिएशन बादलों के जीवन चक्र को प्रभावित करेगा। अति महत्वपूर्ण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा गया है कि एरोसाल क्या करेगा? जलवायु को प्रभावित करता है। अर्थात जितना ज्यादा उद्योग धंधे बढ़ेंगे, जितना ज्यादा मोटर गाड़ियां बढ़ेंगी, जितना ज्यादा जीवाश्म ईंधन का हम प्रयोग करेंगे, उतना ही धीरे धीरे हमारे वायुमंडल में एरोसाल्स की मात्रा बढ़ेगी, जिसका प्रभाव हमारे जीवन में धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन के रूप में प्रदर्शित होगा। और धीरे धीरे हो रहा है, शुरू हो चुका है। आगे बढ़ेंगे बच्चों। दूसरा क्या है? दूसरा एरोसाल्स का प्रभाव होगा। एरोसाल्स बहुत बड़ा कार्य करता है कि एरोसाल्स विकिरण के परावर्तन को बढ़ाकर एल्बिडो में वृद्धि करता है। एल्बिडो में क्या करता है? वृद्धि करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। क्या है महत्वपूर्ण है कि एरोसाल करता क्या है? एल्बिडो में वृद्धि करता है। अब एल्बिडो क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। पहले हम अच्छे समझ लें कि सूर्य से आने वाले विकिरण को, सूर्य से आने वाली किरणों को
पृथ्वी पर ना पहुंचा देने में, नहीं पहुंचाने में एरोसॉल्स महत्वपूर्ण है। और एरोसॉल्स के कण पर जब प्रकाश की किरणें आएंगी और टकराएंगी तो टकरा कर क्या होंगी, पुनः वापस होने लगेंगे। जैसे देखिए बच्चों, ये सूर्य है और सूर्य का प्रकाश लगातार पृथ्वी की तरफ आ रहा है। ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है। ये पृथ्वी के चारों तरफ क्या है बच्चों, वायुमंडल है। अगर एरोसॉल्स की संख्या बढ़ती है, एरोसॉल्स की अगर संख्या बढ़ेगी, बढ़ेगी क्यों, मानव द्वारा, क्योंकि मानव उद्योग धंधे को लगातार प्रोत्साहित कर रहा है। उद्योग धंधों में सबसे ज्यादा कौन सा ईंधन प्रयोग होता है, जीवाश्म ईंधन, कोयले से चलने वाली बिजली का प्रयोग होता है। तो जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना एरोसॉल बढ़ेगा। अगर वायुमंडल में एरोसॉल अधिक बढ़ा तो सूर्य से आने वाली किरणें क्या करेंगी, इन्हीं कणों पे टकराएंगी और जब टकराएंगे तो सीधा क्या होगा, परावर्तित हो जाएंगी। क्या होगी, परावर्तित होगी सूर्य की किरणें। तो जितना ज्यादा एरोसॉल्स वायुमंडल में बढ़ेगा उतना ही प्रकाश का लगातार परावर्तन भी बढ़ जाएगा बच्चों। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका प्रभाव सीधा सीधा क्या पड़ेगा कि अब सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है बिना पृथ्वी पर पहुंचने पर, बिना पृथ्वी पर पहुंचे उसी रूप में वापस चला जा रहा है, पृथ्वी को मंडल से वापस चला जा रहा है। सूर्य से आने वाली किरणों को लघु किरणें कहते हैं। कौन से विकिरण कहते हैं, लघु विकिरण कहते हैं। इसको शॉर्ट वेव्स कहा जाता है। कौन से वेव बच्चों, शॉर्ट वेव्स। और जब धरती पर आकर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी से वापस जाए तो इसे कौन सा विकिरण कहेंगे, दीर्घ विकिरण। दीर्घ, इसे विकिरण कहा जाता है, इसे दीर्घ विकिरण कहा जाता है। अर्थात सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरणों को लघु तरंगे भी कहा जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, लघु तरंगे भी कहते हैं। शॉर्ट वेव्स होती हैं और जब पृथ्वी से टकराकर ऊष्मा वापस जाती है तो इसे हम दीर्घ तरंगे कहते हैं। कौन सी तरंगे, दीर्घ तरंगे कहा जाता है। अब स्पष्ट है कि जिस रूप में आ रही है उसी रूप में टकराकर पुनः अंतरिक्ष में वापस चली आ रही है क्या, सूर्य की किरणें, अर्थात कौन तरंगे, लघु तरंगे। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों ये है कि प्रश्न आता है एल्बिडो क्या है यहां से। तो सूर्य का प्रकाश जिस रूप में धरती पर आ रहा है जस्ट उसी रूप में तुरंत बिना प्रभाव डाले ही वापस चला जाए तो क्या कहलाएगा, एल्बिडो। उसे ही क्या बोलते हैं बच्चों, एल्बिडो। सबसे अच्छा एल्बिडो कौन करता है धरती पर, बर्फ या ग्लेशियर। जितना ज्यादा सतह जितनी चिकनी होगी उतना उसका क्या होगा, परावर्तन। अर्थात क्या हो रहा है, सूर्य का प्रकाश आया लघु तरंग में और उन्हीं कणों पर टकराकर तुरंत परावर्तन हो गया। तो जिस रूप में आया, किस रूप में आ रहा है, लघु तरंग में, और इसलिए लघु तरंग में आता है। प्रश्न आता है कि एल्बिडो किस प्रकार की तरंगे हैं, लघु तरंगे की दीर्घ तरंगे। तो सीधा एग्जांपल आपके सामने, भाई जिस रूप में आए और उसी रूप में जाए। तो जिस रूप में सूर्य से प्रकाश में आ रहा है किस रूप से आ रहा है, लघु में, और उसी रूप में जाए, अरे भाई उसी रूप में कौन सा होगा बच्चों, लघु तरंग में होगा। तो एल्बिडो कैसी तरंग है, लघु तरंगे हैं, शॉर्ट वेव्स हैं। लेकिन ज्यादातर बच्चों, ज्यादातर विद्यार्थीगण यही कंफ्यूज होके इसे हम क्या लगा देते हैं, दीर्घ तरंग, क्योंकि समझते हैं कि सूर्य का प्रकाश धरती पर आया और धरती के सतह बर्फ से अन्य चीजों से टकराकर वापस जा रहा है। तो क्योंकि धरती से पृथ्वी से वापस जाने वाली तरंगों को क्या बोलेंगे, दीर्घ तरंग। किंतु शर्त है कि जिस रूप में आए बिना प्रभाव डाले तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाए, वापस चली जाए, तो उसे क्या बोलेंगे हम, एल्बिडो। तो जिस रूप में आएगा तो लघु रूप में आ रहा है, जाएगा तुरंत ही बिना प्रभाव डाले तो लघु होगा। सीधा सीधा कहने मतलब एल्बिडो कैसी तरंग होगी, लघु तरंगे होंगी। तो हमें आशा है कि आपको 2 नंबर भी समझ में आ गया होगा। इसका प्रभाव, इसके गुण कि एरोसॉल्स विकिरण को विकिरण के प्रवर्तन को बढ़ा देते हैं। जितना वायुमंडल में एरोसॉल बढ़ेगा, जितना ही बच्चों वायुमंडल में एरोसॉल बढ़ेगा उतना ही क्या बढ़ेगा, परावर्तन। और जितना परावर्तन होगा सूर्य के प्रकाश का, विकिरण का, उतना ही क्या होगा, एल्बिडो। फिर प्रश्न है कि इसका प्रभाव क्या होगा। अगर एल्बिडो बढ़ा जाए, अगर एल्बिडो वायुमंडल में ही वापस हो जाए, एल्बिडो बढ़ जाए तो उसका प्रभाव क्या होगा। सीधा बच्चों,
क्या अगर जितना ही एरोसॉल्स वायुमंडल में होता जाएगा उतना ही सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे परावर्तित होगा। तो क्या दिख रहा है हम लोगों को? क्या सूर्य का प्रकाश पूर्णतः सब प्रकाश आ पा रहा धरती पर? नहीं आ पा रहा है। धरती की सतह पर सूर्य का प्रकाश पूरा नहीं पहुंचेगा। जितना ज्यादा एरोसॉल्स होगा उतना धीरे 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 परसेंटेज कम हो जाएगा सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में। क्या करेगा? यह वायुमंडल से ही सूर्य के प्रकाश को वापस कर देगा। तो वैज्ञानिक इस भ्रम में हैं कि देखिए, हाल ही के कुछ वर्षों में यूरोप महाद्वीप में काफी नीचे अक्षांश की तरफ, भूमध्य की तरफ, अक्षांश उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की तरफ बर्फबारी हो रही है। अक्षांश जहां तक अमेरिका महाद्वीप में निचले अक्षांशों तक बर्फबारी शुरू हो चुकी है कुछ वर्षों से, अर्थात पृथ्वी ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ बर्फबारी को बढ़ा रही है। बर्फबारी की घटनाएं बढ़ रही हैं। बर्फीले तूफान प्रतिदिन या प्रतिवर्ष लगातार दर से बढ़ रहे हैं। तो यह दिख रहा है वैज्ञानिकों को कि हो सकता है भविष्य में ग्लोबल कूलिंग आ जाए। क्या आ जाए धरती पर? ग्लोबल कूलिंग। ग्लोबल कूलिंग वैज्ञानिकों को या वैज्ञानिक इस बात से भ्रम है कि हो सकता है पृथ्वी पर क्या आ जाए? ग्लोबल कूलिंग आ जाए। इसकी संभावना जता रहे हैं। अब देखिए गौर करके, ग्लोबल कूलिंग। अब ग्लोबल कूलिंग का मतलब क्या हो गया कि जब सूर्य का प्रकाश ही नहीं धरती तक पूर्णतः पहुंचेगा, एरोसॉल अधिक हो जाएंगे, बहुत अधिक हो जाएंगे, तो धरती के सतह तक जब प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो धरती पर तापमान कम हो जाएगा, जिससे हमारी पूरी पृथ्वी पर बर्फ जमने लगेगी ज्यादातर। तो उस कंडीशन को क्या कहा गया? ग्लोबल कूलिंग। तो क्या एरोसॉल्स ग्लोबल कूलिंग को लाने में सहायता करेगी? यस, इसका प्रभाव पड़ेगा। पृथ्वी ग्लोबल कूलिंग से प्रभावित हो जाएगी। चलिए अगला हो गया। तो एरोसॉल विकिरण के परावर्तन को बढ़ाकर एल्बिडो में वृद्धि करता है, जिसके कारण ग्लोबल कूलिंग की संभावना बनती है। जिससे ग्लोबल कूलिंग की संभावना क्या होती है बच्चों? बढ़ती है। संभावना क्या होती है बच्चों? बढ़ती है। तो एरोसॉल का दूसरा टॉपिक भी आपको समझ में हो गया। एरोसॉल्स के हम आगे की बात करते हैं। अब प्रश्न आता है कि एरोसॉल्स से अगर कोई कण बड़ा हो जाए या कोई कण छोटे हो जाए तो उस पर चर्चा करते हैं। प्रश्न आता है कि एरोसॉल्स कहां देखे जा सकते हैं, या एरोसॉल हाल ही में प्रत्यक्ष रूप से कहां इसका प्रभाव ज्यादा हो रहा है। एरोसॉल्स क्या है? पहला प्रश्न आएगा, एरोसॉल्स क्या है? एरोसॉल्स कोलाइडी कण है। एरोसॉल्स क्या बच्चों? कोलाइडी। एरोसॉल्स कोलाइडी कण है। कोलाइडी कण क्या है? एरोसॉल्स कोलाइडी कण है, अर्थात ये ठोस और द्रव, ठोस तथा क्या? द्रव या तरल, ठोस या द्रव या तरल दोनों में हो सकते हैं। किस में हो सकते हैं? दोनों में। तो एरोसॉल्स कोलाइडी कण है। एरोसॉल्स क्या बच्चों? कोलाइडी कण है, और हर कोलाइडी कण ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं में हो सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आयोग में प्रश्न पूछा गया है, लोक सेवा आयोग में भी प्रश्न पूछा गया है, वनडे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है इन्वायरमेंट से, पर्यावरण से, क्या कि एरोसॉल्स क्या है? तो कोलाइडी कण है। कोलाइडी कण वो होंगे जो ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं में रह सकते हैं। हम लोग चर्चा किए बच्चों, सुने हैं हाल ही के कुछ वर्षों में एशियाई भूरा बादल, एशियाई भूरा बादल, एशियाई भूरे बादल के विषय में आगे चलकर इसमें हम चर्चा करेंगे। एशियाई भूरा बादल के थोड़ा समय हम चर्चा करते हैं। एशियाई भूरा बादल लगातार हिंद महासागर दक्षिण एशिया की तरफ बन रहा है कुछ वर्षों से, और एशियाई भूरा बादल में सर्वाधिक क्या है? एरोसॉल्स। प्रश्न है, एशियाई भूरे बादल में क्या है? भूरे बादल में क्या है? एरोसॉल्स। कितना प्रतिशत है? 85%। सोच लीजिए बच्चों, एशियाई भूरे बादल में कितना प्रतिशत एरोसॉल है? 85% एरोसॉल है। इस बादल में सल्फेट, काला कार्बन व कई घातक रसायन हैं। इस भूरे बादल में सल्फेट है,
काला कार्बन है और इसमें कई घातक रसायन हैं। ये विषाक्तता को बढ़ाकर स्वास्थ्य संबंधी बीमारी लाने में भी सहायता करते हैं। कौन? एशियाई भूरा बादल। कुल मिलाकर इस मानव का विकास, इस मानव का अंधाधुंध उद्योग मानव त्रासदी का भी आगे चलकर बहुत बड़ा कारण बनेगा। जैसे हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, प्रकृति उसका हिसाब लेती है मानव जगत से। और जैसे कि हम लोग वर्तमान में मानव जगत से प्रकृति हिसाब ले रही है, देख रहे हैं, इसलिए प्रकृति के साथ चलना सीखना चाहिए। आगे बढ़ेंगे बच्चों। एशियाई भूरा बादल में कितना प्रतिशत एरोसॉल होता है? 85%। और एशियाई भूरा बादल से स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां बढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत घातक रसायन होता है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपसे यह है कि एरोसॉल से बड़े आकार के कण को क्या कहते हैं? अगर प्रश्न आ जाए कि एरोसॉल, पहला प्रश्न कि एरोसॉल का आकार कितना है? 1 माइक्रोन से लेकर 10 माइक्रोन के बीच होता है। यह पहला प्रश्न। अगर एरोसॉल से बड़े आकार के कण हो जाए, एरोसॉल से बड़े आकार के कण हो जाए, कैसे कण बच्चे? बड़े आकार के कण। अगर एरोसॉल से बड़े आकार के कण होंगे तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? तो उन कणों को क्या बोलेंगे? धूल। उन्हें क्या कहा जाता है? धूल। कितना सिंपल एग्जाम्पल है। वह कण जिसका आकार 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन से बड़ा होगा, वह कण जो एरोसॉल से बड़ा होगा, उन कणों को क्या बोला जाता है? धूल। क्या बोलते हैं बच्चों उनको धूल कहा जाता है। अर्थात जिन कणों का आकार एरोसॉल से कम हो, जिन कणों का आकार एरोसॉल से छोटे आकार के कण, एरोसॉल से छोटे आकार के कण। अगर एरोसॉल से छोटे आकार के कणों की बात करें तो छोटे आकार के कणों को क्या बोला जाएगा बच्चों? धूम्र या धुआं या कालिख। हम एरोसॉल से छोटे आकार के कणों को धूम्र, धुआं या कालिख कहेंगे। अगर एरोसॉल से बड़े आकार के कण होंगे तो धूल कहलाएंगे। जिन कणों का आकार 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के बीच होगा वो क्या कहलाएगा? एरोसॉल कहलाएगा। एरोसॉल वर्तमान में सर्वाधिक कहां दिखाई दे रहा है? एशियाई भूरे बादल में। कितना प्रतिशत? 85%। ये जलवायु को प्रभावित कर रहा है। साथ साथ ये इसमें कार्बन की मात्रा होती है, साथ साथ इसमें कई विषाक्त रसायन होते हैं जो स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों को बढ़ाने में सहायक है। एरोसॉल्स क्या है? कोलाइडी कण है। कोलाइडी कण वह कण होते हैं जो ठोस और द्रव या तरल दोनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों। हम लोगों ने आज सीखा एरोसॉल्स के विषय में। यह पहला कणकीय पदार्थ था। मानव द्वारा कितना हानिकारक प्रभाव पर्यावरण पे पड़ रहा है हम देख रहे हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर। देख लीजिए, इतना घातक मानव इस आर्थिक विकास में पर्यावरण के साथ इतना ज्यादा छल कर रहा है। इतना ज्यादा, जितना ज्यादा हम प्रभावित करेंगे इन्वायरमेंट को, उतना ही इन्वायरमेंट हमें प्रभावित करेगा। आगे बढ़ेंगे। दूसरा हमारा कण होगा फ्लाई ऐश। क्या होगा बच्चों? फ्लाई ऐश। दूसरा कणकीय पदार्थ में हम फ्लाई ऐश की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे बच्चों? फ्लाई ऐश की। फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश क्या है? फ्लाई ऐश एक बहुत ही सूक्ष्म पाउडर जैसा कणकीय पदार्थ होता है। फ्लाई ऐश बहुत सूक्ष्म ही पाउडर जैसा पदार्थ है। पाउडर जैसा क्या बच्चों? पदार्थ है। फ्लाई ऐश बहुत सूक्ष्म ही पाउडर जैसा कणकीय पदार्थ है। यह जितना ज्यादा, अर्थात फ्लाई ऐश बहुत ही सूक्ष्म पाउडर जैसा पदार्थ है, अर्थात एरोसॉल से भी छोटा है। इससे स्पष्ट है कि यह वायु के साथ बहुत दूर तक जाने में सक्षम है। अर्थात जो वायु के
साथ दूर तक जा सकता है, जा सकता है। पहला प्रश्न कि वायु के साथ दूर तक जा सकता है, क्योंकि एक पाउडर जैसा बहुत सूक्ष्म है, अर्थात फ्लाई ऐश बहुत ही सूक्ष्म पाउडर जैसा पदार्थ है और जो वायु के साथ बहुत दूर तक जा सकता है। फिर प्रश्न आता है कि फ्लाई ऐश की उत्पत्ति के विषय में चर्चा किया जाए। फिर मस्तिष्क में फ्लाई ऐश उत्पत्ति कहां से होती है, फ्लाई ऐश बनता कहां से है। फ्लाई ऐश कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से बनता है, अर्थात कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से उत्पत्ति होती है। अभी हम लोग ने देखा कि कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से एरोसॉल की भी उत्पत्ति होती है और कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से फ्लाई ऐश की भी उत्पत्ति होती है। फ्लाई ऐश है क्या, बहुत सूक्ष्म पाउडर जैसा एक पदार्थ है जो वायु के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक भैया बहुत दूर तक जा सकता है। फ्लाई ऐश का निर्माण कैसे होता है, इस पे चर्चा करेंगे बच्चों। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि फ्लाई ऐश का निर्माण कैसा होता है, फ्लाई ऐश का निर्माण या फ्लाई ऐश किन किन चीजों से मिलकर बनता है। अगली वीडियो के लिए आप इंतजार करें और हम सीखेंगे आगे कि फ्लाई ऐश बनता कैसे, फ्लाई ऐश का पर्यावरण पर प्रभाव क्या पड़ता है। इसी के साथ धन्यवाद बच्चों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके।